हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एक चैप्टर है जो कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आपका एक चैप्टर है, राजनीतिक संस्कृति उपागम। तो आज हम आपके इसी चैप्टर को कवर करेंगे पूरी तरह। सारी बातें सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखिए, थोड़ा सा ना हमारे ऊपर ये हमें थोड़ा ऐसा फील होता है कि हो सकता है कि आप स्टार्टिंग की वीडियो देखें और आगे आप वीडियो ना देखें। तो ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि जो मेन चीज़ आपको आगे समझाई गई है, जो समरी के रूप में आपको सारी बातें उदाहरण देकर समझाई गई हैं, आप वो सारी चीज़ें छोड़कर स्टार्टिंग के जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं उनको आप समझने का प्रयास करते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता। तो इसीलिए कहूँगा, जितना आप देर तक देखेंगे वीडियो को, उतना ज़्यादा टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति का क्या अर्थ होता है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि आगे पढ़ते हुए आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है किसी समाज की संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं। देखो, राजनीति को संस्कृति के जो पक्ष प्रभावित करते हैं, हम उसे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। मतलब संस्कृति के कई सारे पक्ष ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। देखिए, किसी भी देश की जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, वो किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को, राजनीतिक सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इसे हम कहते हैं राजनीतिक संस्कृति। अब संस्कृति का क्या मतलब होता है, पहले आप ये भी समझ लीजिए। तो देखो दोस्तों, संस्कृति में इसके अंतर्गत किसी समुदाय में प्रचलित मूल्यों और मान्यताओं के अलावा कला, विधाएं, प्रतीक, उत्सव, पर्व, पूजा पाठ और रहन सहन का ढंग भी आ जाता है। बात को समझिए, संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, हम कैसी भाषा बोलते हैं, हमारा धर्म कैसा है, हम किस तरह से रह रहे हैं, क्या तरीका है रहने का, हम किस तरह के फेस्टिवल को फॉलो करते हैं, किस तरह के पूजा पाठ करते हैं, हमारी मान्यताएं कैसी हैं, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, हमारे अंदर हमारे प्रतीक चिन्ह क्या हैं, हमारी कला क्या है, हमारे विश्वास क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें संस्कृति का एक हिस्सा होती हैं। अब यही संस्कृति जब राजनीति को प्रभावित करती है तो हम उसे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। अभी आगे बढ़िए और समझ में आएगा। जब हम एक समाज की राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब इसकी जनता की भावनाओं और मूल्यांकन पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था से होता है। मतलब ये, जब हम राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो एक समाज में संस्कृति जब राजनीति को प्रभावित करती है, या एक समाज, एक देश की संस्कृति से संबंधित होती है, तो उसे ही हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। अभी समझ में आएगा आपको। यह संकल्पना मुख्यतः राजनीति के अध्ययन और विश्लेषण के लिए प्रस्तुत की गई है, संस्कृति के विश्लेषण के लिए नहीं। इसका उद्देश्य राजनीति को समझने के लिए संस्कृति के ज्ञान का सहारा लेना है। देखिए दोस्तों, ये जो राजनीतिक संस्कृति है, ये जो संकल्पना है, वो प्रस्तुत की गई है ताकि जो राजनीति है इसको समझा जा सके। राजनीतिक संस्कृति, ये जो संकल्पना है, वो प्रस्तुत की गई है ताकि इस राजनीति को समझा जा सके, ना कि संस्कृति को। मतलब ये कि राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत हम संस्कृति को नहीं पढ़ते हैं, हम संस्कृति को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति को समझने के लिए संस्कृति का सहारा लेते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। आखिर राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसे अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हर देश की अपनी संस्कृति होती है और हर देश में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो उस देश की संस्कृति से प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो अलग है, और यूएसए में, अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का समाज अलग है। अब अमेरिका की मैं बात करूं, यूएसए की मैं बात करूं, या यूरोपीय देश हैं अगर मैं उनकी बात करूं, तो वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म का क्या अर्थ होता है? वहाँ पर अर्थ होता है कि जो धर्म है और जो चर्च है, यानी कि जो मंदिर है वहाँ का, उसके बीच में एक दीवार खड़ी है। एक दीवार का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ वॉल। मतलब ये यहाँ पे मैंने चर्च और धर्म को एक साथ खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। धर्म यानी कि जो चर्च वगैरह है वो, और जो सरकार है, जो राजनीति है वो, तो धर्म और राजनीति को अलग कर दिया गया है, एक सेपरेशन ऑफ वॉल है। राजनीति के क्षेत्र में धर्म नहीं आएगा और धर्म के क्षेत्र में राजनीति एंटर नहीं करेगी, दोनों को अलग किया गया है। यही होता है यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में धर्मनिरपेक्षता।
तो वहाँ का हम विश्वास देख सकते हैं अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कोई दीवार नहीं खड़ी है। भारत में जो सरकार है वो धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है कानून के दायरे में रहकर। धर्म को बढ़ावा देने का कार्य भी कर के लिए वो मंदिर वगैरह के निर्माण के लिए भी कुछ कार्य या मदद कर सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा करते समय वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगी। और वैसे भी प्राचीन भारत में ये मान्यता रही है ना, हमारे जो प्राचीन भारत का जो कल्चर है उसमें ये मान्यता रही है कि हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है। धर्म का मतलब क्या है, उसके कुछ कर्तव्य डिसाइड किए गए हैं। तो धर्म को हम राजनीति से कभी अलग कर ही नहीं सकते। जो पहले राजा महाराजा थे वो धर्म के आधार पर ही तो शासन करते थे, राजधर्म था उस समय। तो भारत का कल्चर अलग है, भारतीय कल्चर में हम अलग विश्वास देखते हैं, मूल्य देखते हैं जो कि भारत की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और यूएसए में अलग हैं, और यूरोप में अलग कल्चर है वहाँ का, तो वो अलग तरीके से राजनीति को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपको राजनीतिक संस्कृति का अर्थ समझ में आ गया कि हर देश की जो संस्कृति है वो वहाँ की राजनीति को प्रभावित करती है। भारत की राजनीति में वो मूल्य भी शामिल हैं जो संस्कृति ने प्रदान किए हैं। आगे और अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, राजनीति और संस्कृति के इस संबंध की चर्चा 19वीं शताब्दी के अनेक ग्रंथों में देखने को मिलती है। फ्रांसीसी लेखक अलेस्की द ताकविल ने अपनी प्रसिद्ध किताब या कृति अमेरिकी लोकतंत्र के अंतर्गत उन प्रमुख कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्रीय गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को कायम रखने में सहायक सिद्ध हुए थे। इनमें उसने अमेरिकियों के आचार व्यवहार अर्थात उनकी नैतिक और बौद्धिक विशेषताओं को विशेष महत्व दिया था। देखिए दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति ये कोई एक बहुत पुराना टॉपिक नहीं है। राजनीति एक पुराना टॉपिक है और संस्कृति एक पुराना टॉपिक है, एक पुराना है ना। लेकिन जब हम साथ में बात करते हैं राजनीतिक संस्कृति की, तो ये कोई बहुत पुराना टॉपिक नहीं है, बहुत पुराना विषय नहीं है, ये काफ़ी नया है। ठीक है, अगर हम बात करें यही 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी में हमें राजनीतिक संस्कृति से संबंधित कई सारी बातें देखने को मिलती हैं। जैसे कि एक फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने अमेरिका के लोकतंत्र पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके लिए उन्होंने वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वहाँ के लोग किस तरह से आचार व्यवहार करते हैं, उनकी नैतिक भावना कैसी है, बौद्धिक विशेषताएं क्या हैं अमेरिकियों की, इस पर ध्यान केंद्रित किया। एक तरह से उन्होंने कल्चर पर ध्यान केंद्रित किया अमेरिका के लोकतंत्र को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बहुत पुराना उदाहरण है जहाँ पर हमने देखा कि संस्कृति का सहारा लेकर राजनीति को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो यही है राजनीतिक संस्कृति। हालांकि उस समय स्पष्ट रूप से राजनीतिक संस्कृति इसे नहीं कहा गया। तो इस तरह फ्रांसीसी जो लेखक थे अलेक्सी द ताकविल, इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक संस्कृति में दिया था उस समय। इसके साथ ही मैक्स वेबर ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसी से संबंधित बातें की। स्पष्ट रूप से इन्होंने नहीं कहा कि हम राजनीतिक संस्कृति की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने संस्कृति को राजनीति से जोड़ा। टैलकट पार्सस ने भी मैक्स वेबर के विचारों को आगे बढ़ाया था। लेकिन इन सभी से आगे अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है ऑलमंड के द्वारा। जो गैब्रियल ऑलमंड थे, इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका आगे निभाई जाती है 1956 में। ऑलमंड ने 1956 के जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत राजनीति प्रणाली और उससे जुड़ी संस्कृति को स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाया। इसे राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया। इस तरह राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना अपेक्षाकृत नई संकल्पना है और इसके आविष्कार का श्रेय ऑलमंड को दिया जाता है। अब देखिए आगे चलकर क्या हुआ कि ऑलमंड ने 1956 में एक लेख प्रकाशित किया जिसके अंतर्गत ऑलमंड ने जो संस्कृति से जुड़ी, जो राजनीति से जुड़ी जो संस्कृति है, इसके अध्ययन के लिए एक शब्द पूरी तरह प्रस्तुत किया और अलग तरीके से इसका अध्ययन किया जाए, और एक अलग तरीके से अध्ययन के लिए शब्द प्रस्तुत किया राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। और इसी के चलते हम इन्हें इसका आविष्कारक भी मानते हैं। पॉलिटिकल कल्चर का या राजनीतिक संस्कृति का जो आविष्कारक हैं वो ऑलमंड को माना जाता है। तो यहाँ तक हमने सामान्य बातें समझ ली। यहाँ पर आपको समझ में आ गया, एक सामान्य रूप से आपको यहाँ पे आया होगा समझ में कि राजनीतिक संस्कृति का क्या अर्थ है। जब संस्कृति राजनीति को प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है, और उदाहरण अभी हमें देखने को मिलेंगे। एक इतिहास देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से,
राजनीतिक संस्कृति के प्रवर्तकों ने शुरू में यह पता लगाने की कोशिश की कि दोनों विश्व युद्धों के बीच की अवधि, जो दोनों ही विश्व युद्ध हुए थे, पहला और दूसरा, उन दोनों के बीच की जो अवधि थी 1919 से लेकर 1939 तक में, जब ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में उदार लोकतंत्रीय संस्थाएं सुरक्षित रही थी, तब जर्मनी, इटली और स्पेन के संवैधानिक ढांचे लड़खड़ा कर क्यों गिर पड़े थे। जो लोग यह आशा करते थे कि ये संवैधानिक ढांचा वहाँ धीरे धीरे उदार लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगे, उन्हें इस अनुभव से गहरा धक्का लगा। देखिए दोस्तों, अगर हम एक इतिहास को देखें तो आप यहाँ पे शुरू में आप समझेंगे कि जो राजनीतिक संस्कृति के जो प्रवर्तक थे, जो समर्थक थे, उन्होंने ध्यान केंद्रित किया अपना जो पहला विश्व युद्ध था और जो दूसरा विश्व युद्ध था, इसके बीच की जो अवधि थी, इसमें कई सारे परिवर्तन इनको राजनीतिक व्यवस्थाओं में देखने को मिले। स्पेशली इन्होंने यूरोप की कॉन्टेक्स्ट में ही सारी बातें की, तो इन्होंने देखा कि जब अमेरिका या जब ब्रिटेन में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उदार लोकतांत्रिक संस्थाएं मतलब जैसा आज भारत का लोकतंत्र है ना, वैसा लोकतंत्र। उदार मतलब होता है ज़्यादा अधिकार होना नागरिकों के पास, पूंजीवाद होना। तो उदार लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो तो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षित रही, लेकिन जर्मनी, इटली और स्पेन में वहाँ का जो संवैधानिक ढांचा था वो गिर गया, वो लड़खड़ा गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब यहाँ पे एक प्रश्न सामने आया कि किसी भी देश की जो राजनीति है वहाँ वो लड़खड़ा क्यों जा रही है, आखिर क्या कारण है? क्या वहाँ पर वहाँ की संस्कृति का कोई हाथ है? अब ये वाला विचार एंगल सामने आ गया कि क्या वहाँ के लोगों का व्यवहार अलग है जिन्होंने वहाँ के इस संवैधानिक ढांचे को जीवित नहीं रहने दिया। तो यही देखा गया कि पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इटली और स्पेन का जो संवैधानिक ढांचा था वो चरमरा गया या बिखर गया, बेकार हो गया। और जिन लोगों को उम्मीद थी कि ये संवैधानिक ढांचा आगे चलकर और ज़्यादा विकसित होगा, उदार लोकतंत्र के रूप में सामने आएगा, उनकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। इसके साथ ही फिर आगे देखते हैं कि 1950 और 1960 के दशकों में तीसरी दुनिया के नवोदित देशों में संवैधानिक ढांचों का पतन इस बात की जीती जागती मिसाल थी कि लोकतंत्रीय प्रणाली केवल उपयुक्त सामाजिक वातावरण में ही पनप सकती है और यह वातावरण किसी देश की राजनीतिक संस्कृति की देन होता है। लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अब तक जिन संस्थात्मक और सामाजिक आर्थिक तत्वों को पर्याप्त समझा जाता था वे अधूरे सिद्ध हुए। इनके साथ ही सांस्कृतिक तत्व को जोड़ना भी जरूरी समझा गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये देखा गया जो यूरोप के कई सारे देश थे, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, दूसरे कई सारे देश थे, तो वहाँ का जो संवैधानिक ढांचा था वो गिर जाता है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, अलग तरीके से राजनीतिक व्यवस्था फिर वहाँ पर बनती है। इसके साथ ही तीसरी दुनिया के देश मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे देशों को आज़ादी मिलती है, जो गुलाम देश थे उस समय उनको आज़ादी मिलती है, नए देश सामने आते हैं, विकासशील कंट्री सामने आती है। और वहाँ पर भी देखा जाता है कि जो नए देश आए थे जहाँ पे जिन्होंने अपने लिए संवैधानिक ढांचा खड़ा किया था, पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हो आप यहाँ पर, जिन्होंने अपने लिए संविधान बनाया था, लेकिन वहाँ पर भी ये संविधान या ये लोकतांत्रिक संस्थाएँ पनप नहीं पाई, कुछ ही देशों में पनपी, जैसे कि भारत में पनप गई है राजनीतिक प्रणाली। लेकिन इसके साथ ही जो अफ्रीका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे ये जो देश थे वहाँ पर जो सामाजिक या जो भी संवैधानिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जो संविधान बनाया गया था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी, वो नहीं टिक पाई। तो इससे ये समझ में आ गया कि एक समाज का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए, संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना के लिए। तो इसीलिए वो जो वातावरण है देश का वो राजनीतिक संस्कृति की ही देन होता है। इसलिए अब राजनीतिक संस्कृति का महत्व बढ़ गया। लोकतंत्र की जो स्थिरता है, जो लोकतंत्र जो कायम रहेगा, अब वो डिपेंड हो गया राजनीतिक संस्कृति पर, कि जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड हो गई। तो अब यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कि यहाँ क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि आखिर कई सारे जो देश हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया या दूसरे जो देश हैं, वहाँ पर संवैधानिक ढांचा टिक क्यों नहीं पाया, वहाँ का जो संविधान बनाया गया था वो आखिर बदलता क्यों रहा। अमेरिका आप देख लीजिए, 1787 में अमेरिका में संविधान लागू किया गया और वो आज तक भी कायम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर कायम नहीं रहा। यूरोप के कई सारे देशों में भी हम देखते हैं वहाँ पर कायम नहीं रहा संविधान। तो ऐसा क्या था वहाँ पर?
तो देखा गया कि कल्चर का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो संस्कृति है इसका एक बहुत बड़ा योगदान है किसी भी देश की लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना के लिए या वहाँ पर शासन व्यवस्था को नियमित बनाए रखने के लिए। तो इस तरह राजनीतिक संस्कृति की जो अहमियत है वो बढ़ गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों की। तो यहाँ तक आपको काफ़ी बातें वैसे समझ में आ गई होंगी। ये पूरा का पूरा ये जो राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है ये भी आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, बात को समझिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति की जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जो टाइप्स हैं, इसको देख रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आता है ना, ऑलमंड और सिडनी वर्बा ने क्या बातें कही हैं राजनीतिक संस्कृति के बारे में, क्या प्रकार बताएं, उसको बताइए। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे। जो मैंने वैसे स्टार्टिंग में पढ़ा दी आपको वो भी आप लिखेंगे। बाकी ये मुख्य मेन बात ये सारी हैं। ये जो प्रकार हैं, ये जो टाइप्स हैं, वो किसने दिए हैं? वो दिए हैं J.A. ऑलमंड ने, यानी कि गैब्रियल ऑलमंड के द्वारा, और सिडनी वर्बा हैं। तो उन्होंने ये 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का विवरण दिया है, जिसे अब हम एक एक करके समझ लेते हैं। ये क्या है, इसको ध्यान से समझिए। पहला राजनीतिक संस्कृति है संकीर्ण संस्कृति। अब ये क्या होता है, इसको देखिए। ये ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिकों को अपने समाज की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और गतिविधियों में कोई अभिरुचि यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं होता या बहुत कम होता है। साधारणतः व्यक्ति को अपने गांव या कबीले के बाहर किसी बड़ी राजनीतिक प्रणाली के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं होती या बहुत मामूली जानकारी होती है। जो जनता होती है नॉर्मली वो निरक्षर होती है। बात को समझिए। देखो, संकीर्ण संस्कृति कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पे राजनीति के बारे में बात हो रही है, संस्कृति के बारे में नहीं। तो ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कहाँ पर होती है। वहाँ देखो, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कई सारे देशों में हो सकती है। ये होती क्या है, इसको समझिए। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति का अर्थ सिंपल सा है, जहाँ पर लोग अपने अधिकारों के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बिल्कुल जागरूक नहीं होते। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, या जो राजनीतिक इच्छा है, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनको चलाने से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें भाग लेने का उनका कोई मन नहीं होता, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको कुछ पता ही नहीं होता। जो हो रहा है होने दो, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो राजनीतिक संस्कृति में जो संकीर्ण विचार है यहाँ पर ये यही आपको बता रहा है कि इसके अंतर्गत किसी भी देश में जो भी राजनीतिक प्रणाली होती है, शासन प्रणाली होती है, उसके अंतर्गत लोगों को कोई इंटरेस्ट या अभिरुचि नहीं होती, वो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली गांव के स्तर के लोगों को बस ना छोटी जानकारी होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो उसे गांव के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि हाँ, गांव का प्रधान यहाँ रहता है, इस जगह पर गांव का प्रधान रहता है, बस उसे बस प्रधान से मतलब है। और देश का जो प्रधानमंत्री है पूरे देश का, उससे मतलब नहीं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको याद समझ में ही नहीं है उसके कि देश का कोई राष्ट्रपति भी है। मतलब ये कि संकीर्ण विचार बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल का है। इसमें लोगों को बहुत ही कम जानकारी, ना के बराबर जानकारी होती है। और जैसे कि अभी एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति को सिर्फ अपने गांव या कबीले की ही जानकारी होती है कि कबीले में क्या क्या बातें प्रमुख हैं, कौन हमारा लीडर है कबीले का, ऐसी नॉर्मल बातें उसको पता होती हैं। गांव के बारे में छोटे स्थानीय लेवल की बातें उसको पता होती हैं, और उसको पूरे देश से मतलब नहीं होता कि देश में पूरी राजनीतिक व्यवस्था में क्या बातें चल रही हैं, कौन हमारा राष्ट्रपति है, कौन हमारा प्रधानमंत्री है, कैसे पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये कुछ उसको जानकारी नहीं होती। तो मेनली जो गरीब देश हैं, विकासशील जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए देश हैं, वहाँ पर ये व्यवस्था पाई जा सकती है। आगे बताऊँगा और उदाहरण में। हालांकि यहाँ की जनता भी निरक्षर होती है, इसलिए जो व्यक्ति है वो अपने समाज के भीतर अपनी किसी राजनीतिक भूमिका की कल्पना नहीं करता। इसलिए यहाँ पे संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो अपनी किसी राजनीतिक भूमिका की संकल्पना नहीं करता। वो ऐसा कभी नहीं सोचता कि यार मैं सांसद बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये तो वैसे बड़ी बातें हो गई। वो ये भी नहीं सोचता कि मैं वोट देने जाऊंगा। ये होती है राजनीतिक भूमिका। इसके अलावा जो दूसरा राजनीतिक संस्कृति का प्रकार है वो है अधीन संस्कृति। अब ये क्या है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है ऐसी राजनीतिक संस्कृति है यह जिसके अंतर्गत नागरिक सामान्य राजनीतिक प्रणाली और उसकी नीतियों, निर्णयों, नियमों और संस्थाओं के प्रति सजग रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वे स्वयं उसे संचालित या प्रभावित करने में कोई सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इसमें समाज के अलग अलग अंगों की राजनीतिक भूमिकाएं तय होने लगती हैं। अधीन संस्कृति में कुछ सकारात्मक चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पर उतनी ज़्यादा सक्रियता नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जागरूकता हमें दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा जागरूकता आपको नहीं दिखाई देगी अधीन संस्कृति में, लेकिन हाँ, लोग इतने भी अनपढ़ नहीं होते कि उनको कुछ भी पता ना हो। हल्का हल्का लोगों को जानकारी होती है अपने समाज की जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी हल्की जानकारी उनको होती है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें जानते हैं वो, लेकिन फिर भी
उनको काफ़ी जानकारी होती है कि हाँ ऐसी ऐसी व्यवस्था है, और धीरे धीरे उनको पता चलने लगता है कि हाँ हमारी कुछ राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, राजनीति से संबंधित कार्यों में हमें भाग लेना है, जैसे कि वोट देने जा रहे हैं, जाना है, हमें सक्रिय रूप से डिमांड करनी है सरकार से, तो कुछ बातें उनको पता चलना शुरू हो जाती हैं इस वाले प्रकार में। तीसरा जो प्रकार है वो है सहभागी संस्कृति। अब ये क्या है, ये पूरा ठोस है, विकसित है। ये कैसे, यहाँ पे यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंतर्गत नागरिक अपने समाज की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं और गतिविधियों के प्रति अत्यंत सजग रहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो जाता है व्यक्ति अपनी राजनीतिक गतिविधियों, अपने अधिकारों के प्रति व्यक्ति ज़्यादा जागरूक हो जाता है सहभागी संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है, ये एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसमें व्यक्ति गहरी अभिरुचि रखते हुए, बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हुए सक्रिय भाग लेते हैं राजनीति में। अपनी राजनीतिक भूमिका निभाते समय अपनी कुशलता और बुद्धि का परिचय देते हैं। जनता सरकार के समक्ष मांगे भी प्रस्तुत करती है। इसमें समाज के विभिन्न अंगों की राजनीतिक भूमिकाएं पूरी तरह तय हो जाती हैं। मतलब यह है, सिंपल सी बात है, सहभागी संस्कृति के अंतर्गत जो राजनीतिक सिस्टम होता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल प्रणाली या शासन व्यवस्था स्थापित होती है किसी भी देश में, लोग उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। जैसे कि सरकार के समक्ष वो मांगे प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमारी ये डिमांड है, मांगे पूरी करो हमारी। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले अच्छे से, रात के 12 बजे भी लोग सुरक्षित रहें, तो आप भाई कुछ इंतज़ाम करो, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो ये हमारी मांग है। तो सरकार उसके लिए कुछ करेगी। अपनी राजनीतिक भूमिका को निभाते हुए लोग अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। जैसे कि जब वो वोट देने जाते हैं तो वो वोट उसी पार्टी को देते हैं जो पार्टी उन्हें अच्छी लगती है या जो लगता है जो देश को आगे बढ़ाएगी, ऐसी पार्टी को वोट दे सकते हैं। वो अपनी कुशलता का परिचय देते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं राजनीति में। ये होता है सहभागी संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, देखो ये जो राजनीति के 3 प्रकार हैं, राजनीति के ये जो 3 प्रकार हैं, वो किसी एक देश में आपको मिलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी देश में एक आध देश हो, कुछ देश मिल जाएं आपको, बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पर हो सकता है सिर्फ जहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, मतलब पढ़े लिखे का मतलब जो तीसरा प्रकार है, कहीं पर सिर्फ वही आपको मिले, सहभागी जो संस्कृति है वही आपको देखने को मिले किसी देश में, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम मैं अगर बात बताऊँ तो हमें ये जो राजनीतिक संस्कृति है, इसके तीनों जो प्रकार हैं राजनीतिक संस्कृति के, ये तीनों प्रकार हमें किसी एक देश में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम भारत का एग्जांपल लें तो हो सकता है भारत के जो दूर दराज के एरिया हैं, जहाँ जो ग्रामीण एरिया है, जहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनको घर में ही रखा जाता है कैद कर कर, कुछ ऐसा मतलब 4 दीवारी में ही रखा जाता है, तो हो सकता है उनको राजनीति के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, बहुत ना के बराबर नॉलेज हो। स्थानीय स्तर पर उन्हें नॉलेज हो सकती है, बट लेकिन बड़े लेवल पर उन्हें खास नॉलेज ना हो। हाँ, ये बात है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोगों को पता रहता है, लेकिन फिर भी उतनी नॉलेज नहीं हो पाती, तो उसे आप पहली श्रेणी में, संकीर्ण श्रेणी में रख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नॉर्मल बातें पता होंगी, और ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो सामान्य बातें हम देख सकते हैं, भारत में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सामान्य बातें पता होंगी कि राजनीतिक अधिकार हमारे नॉर्मली क्या हैं, तो उन्हें हम अधीन संस्कृति के क्षेत्र में रख सकते हैं, उस क्षेत्र को या उस व्यक्ति को, है ना। इसके अलावा सहभागी संस्कृति के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलते हैं। अब कई सारे शहर भारत के ऐसे हैं जहाँ के नागरिक बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए तत्पर रहते हैं, सजग रूप से मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देने जाते हैं, या वोट देने ना भी जाएं लेकिन तब भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहते हैं और डिमांड भी करते हैं, कई बार मांग भी करते हैं अपने अधिकारों की। जैसे कि अभी किसानों का जो समूह था, जो किसानों का जो समूह है, जो उनका एसोसिएशन है किसानों का, उसने कितने प्रबल ढंग से आंदोलन चलाया, सरकार के सामने मांग रखी जो 3 फार्म लॉज हैं उनको ख़त्म किया जाए, और सरकार को करना पड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जागरूक हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे किसी देश में। सहभागी संस्कृति का उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएगा, संकीर्ण का भी और अधीन, तीनों ही संस्कृतियों के जो प्रकार हैं, तीनों ही संस्कृतियों के ये जो प्रकार हैं राजनीतिक संस्कृति के, वो हम किसी एक देश में भी हम देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल बातें थी, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अभी हम आगे और बातें करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर नागरिक संस्कृति की। इस विश्लेषण के आधार पर ऑलमंड और वर्बा ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति की पहचान का प्रयत्न किया है जो उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी को संभालने में
सबसे उपयुक्त सिद्ध होगी। इसे उन्होंने नागरिक संस्कृति या शालीन संस्कृति, सिविक संस्कृति या सिविक कल्चर की संज्ञा दी। कहने का मतलब यही है कि ऑलमंड और वर्बा ने गहन अध्ययन किया था राजनीतिक संस्कृति का। अब उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्कृति का एक गहन मतलब एक गहरा प्रभाव पड़ता है किसी भी देश की राजनीति के ऊपर। अब इन्होंने क्या किया कि देखो, हम चाहते हैं कि हर एक देश की जो राजनीति है वो स्थिर हो जाए। स्थिर मतलब कहीं पर गृह युद्ध वगैरह ना हो या राजनीतिक अस्थिर ना हो। हम नहीं चाहते कि कहीं की राजनीति अस्थिर हो। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन के तौर पर, यहाँ पे सॉल्यूशन देने के तौर पर कहा कि क्योंकि संस्कृति का राजनीति पर प्रभाव होता है, इसलिए ऐसी संस्कृति विकसित की जाए, ऐसी संस्कृति में ऐसे गुण लाए जाएं जो कि आपके लोकतंत्र को, आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको कायम रख सके। स्पेशली यहाँ पर उन्होंने बात की कि उदार लोकतंत्र को बढ़ावा दे सके, ऐसी संस्कृति उन्होंने लाने का प्रयत्न किया और इसी संस्कृति को उन्होंने नागरिक संस्कृति कहा। नागरिक संस्कृति वो संस्कृति होगी जो कि उदार लोकतंत्र को या जो राजनीतिक व्यवस्था है आपके देश में उसको संभालने का काम करेगी, उसको बनाए रखने का काम करेगी। सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में वहाँ का संविधान क्यों नहीं टिक पाया, आखिर पाकिस्तान में इतने सारे संविधान क्यों बने, भारत में एक ही बना। यहाँ पर हम कहते हैं कि संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। भारत की जो संस्कृति है, जो भारत में जो राजनीतिक विचार हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं। भारत में जो राजनीतिक संस्कृति है वो ऐसी है कि उसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखा है। तो हम यहाँ पर यही कहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे तीसरे देश की या किसी भी कंट्री की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उखड़ जाए या ख़राब हो जाए, तो हम नहीं चाहते ऐसा। तो उसी के चलते ऑलमंड और वर्बा ने एक नागरिक संस्कृति के नाम पर एक संस्कृति के गुण डिसाइड किए। इन्होंने कहा कि नागरिक संस्कृति जहाँ पर होगी वहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर रहेगा, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा या लंबे समय तक कायम रहेगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था होती है तो दोस्तों वो कई तरह की होती है। तानाशाही शासन भी होता है दुनिया में, कहीं पर एक व्यक्ति राजा के रूप में भी शासन करता है, और मैक्सिमम जो लोग पसंद करते हैं वो है उदार लोकतंत्र। तो उदार लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे वो नागरिक संस्कृति का नाम यहाँ पे इन्होंने लिया है। ऐसी संस्कृति होगी जो उदार लोकतंत्र को कायम रखेगी। देखिए, कोई भी संस्कृति ना उदार लोकतंत्र को ही बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उदार लोकतंत्र में वो सारी चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं जो हम लोगों को चाहिए। हमें चाहिए बोलने की आज़ादी वगैरह, हर चीज़ चाहिए ना, तो वो हमें उदार लोकतंत्र में ही मिलता है। आज का जो भारत का लोकतंत्र है इसे आप उदार लोकतंत्र कह सकते हो, या जो अमेरिका का लोकतंत्र है उसे भी आप उदार लोकतंत्र कह सकते हो। तो नागरिक संस्कृति आपको समझ में आ गई, वो संस्कृति जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखेगी, आपकी राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखेगी, वो होगी नागरिक संस्कृति। कोई भी एक प्रकार की संस्कृति इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। लोकतंत्र को कायम रखना एक जटिल प्रक्रिया है। नागरिक संस्कृति के अंतर्गत संकीर्ण संस्कृति, अधीन संस्कृति और सहभागी संस्कृति के मिले जुले रक्षण का एक विशेष प्रतिमान के रूप में पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो, कोई भी एक प्रकार की संस्कृति ऐसी नहीं थी विश्व में जो कि आपकी राजनीतिक व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र को कायम रख सके, क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखना एक जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए नागरिक संस्कृति के रूप में अलग से संस्कृति के गुण बताए गए ऑलमंड और वर्बा के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो नागरिक संस्कृति है, इसके अंदर जो राजनीतिक संस्कृति है उसके जो 3 प्रकार हैं, इन तीनों के गुण होने चाहिए, या इन तीनों का जो मिला जुला रूप होगा वो होगी नागरिक संस्कृति। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नागरिक संस्कृति के अंतर्गत बैलेंस करने का प्रयास किया गया कि हर एक संस्कृति के गुण जो राजनीतिक संस्कृति है, जैसे कि संकीर्ण संस्कृति, अधीन संस्कृति और सहभागी संस्कृति, तीनों के गुण नागरिक संस्कृति में होंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा, अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑलमंड और वर्बा के अनुसार ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति नागरिक संस्कृति की शर्तें पूरी करती है। इन देशों में लोकतंत्र की स्थिरता का यही रहस्य है। इन्होंने कहा, देखो, ऑलमंड और वर्बा ने उदाहरण दिया, यहाँ पे वर्षा आ गया है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे वर्षा नहीं वर्बा होगा। तो ऑलमंड और वर्बा ने कहा कि देखो, आप ब्रिटेन को देखो और आप यूएसए को देखो, यहाँ पर जो लोकतंत्र है, यहाँ पर जो शासन प्रणाली है जो भी है वो यहाँ पर बहुत लंबे समय से कायम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक संस्कृति है वो नागरिक संस्कृति की शर्तें पूरी करती है। इन देशों में लोकतंत्र की जो स्थिरता है वो उसका कारण यही है कि यहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें नागरिक संस्कृति के सारे गुण मौजूद हैं। ऐसी संस्कृति एक ओर सरकार की शासन क्षमता और दूसरी ओर राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी। यह नागरिकों की सक्रियता और
निष्क्रियता में संतुलन स्थापित करेगी, अर्थात वे केवल उन्हीं मुद्दों के लिए सक्रिय होंगे जो उनके लिए महत्वपूर्ण हों, ताकि उनके नेता अपनी शक्ति का प्रयोग भी कर सकें और उनकी मांगों का आंसर भी दे सकें, प्रत्युत्तर भी दे सकें, रिस्पॉन्स भी कर सकें। अधिकांश नागरिक शासन में सहभागिता का दायित्व तो स्वीकार करेंगे, परंतु केवल चुनिंदा कार्यों में ही भाग लेंगे। अंततः वहाँ मतैक्य और मतभेद के बीच संतुलन की स्थिति रहेगी, क्योंकि लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न समूहों के में परस्पर विरोध या संघर्ष पैदा होना तो स्वाभाविक है, परंतु राष्ट्रीय निष्ठा और राजनीतिक प्रणाली के प्रति समर्थन की भावना के कारण यह संघर्ष कभी उग्र रूप धारण नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे समझो, नागरिक संस्कृति के अंतर्गत क्या होगा कि बैलेंस किया जाएगा। नागरिक संस्कृति के अंतर्गत जो नागरिक होंगे वो सहभागिता लेने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि नागरिक संस्कृति के अंतर्गत तीनों गुण होने चाहिए राजनीतिक संस्कृति के। मतलब ये कि कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं रखते होंगे, कई सारे लोग न्यूट्रल होंगे, वो बस वोट देने जाएंगे, वो व्यवस्था की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो उग्र रूप से सहभागिता की मांग करें। मतलब यहाँ पर एक बैलेंस बनने का प्रयास हो, बैलेंस बनाने का यहाँ पे प्रयास देखा जा सकता है। मतलब कई सारे लोग होंगे जो जोर शोर से राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे लोग होंगे जो नॉर्मल पार्टिसिपेशन रखना चाहेंगे, ज़्यादा उग्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे सभी तरह से एक बैलेंस बन जाएगा, एक संतुलन स्थापित हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, केवल वही मांगें सामने आएंगी, केवल वही मुद्दे सामने आएंगे जो ज़रूरी हैं, जो बेकार मुद्दे हैं, जो ज़रूरी नहीं हैं, वो सामने नहीं आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना दोस्तों, अगर हम सभी लोगों को मान लें कि सभी लोग राजनीतिक रूप से बहुत हद से ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और सभी लोग सक्रिय रूप से सहभागिता चाहते हैं अपनी राजनीति में, तो वो अलग अलग डिमांड करेंगे और इतनी सारी डिमांड कैसे पूरी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि निष्क्रियता भी होगी कुछ लोगों में सक्रियता भी होगी, तो ऐसे बैलेंस बनेगा। तो वही मांगें सामने आएंगी जो ज़्यादा अच्छी होंगी, ताकि लोग, सरकार उनको पूरा भी कर सके, उनके नेता जो भी हैं वो उनका आंसर भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कहा गया कि जब ऐसी हालत होगी ना, जब सहभागिता जो होगी, नागरिकों के अंदर जो भावना होगी राजनीति में सहभागिता की, जब वो बैलेंस रूप में होगी, तो ऐसे में फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पर कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होगा। जब सभी लोग चाहेंगे कि हमें पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, तो ऐसे मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस रहेगा, नॉर्मल चीज़ें रहेंगी। लोग क्या करेंगे, लोग सहभागिता भी चाहेंगे, कई लोग नॉर्मल रहना चाहेंगे, कई लोग नहीं चाहेंगे कि हम सहभागिता लें। तो नॉर्मल चीज़ें जब होंगी तो ऐसे बैलेंस बन जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने कही है कि अगर कोई विरोध वगैरह होता भी है, आपस में संघर्ष होता भी है, तो जो राष्ट्रीय एकता है उसके अंतर्गत लोग ज़्यादा उग्र नहीं होंगे। कई बार लोग आंदोलन वगैरह करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हाँ, जब राष्ट्रीय एकता की बात आएगी तो लोग शांतिप्रिय ढंग से भी बात करने को तैयार रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं नागरिक संस्कृति के गुण। नागरिक संस्कृति के दो मुख्य तत्व माने जाते हैं जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। एक है कानून का शासन और दूसरा है कानून के प्रति सम्मान। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई सरकार कानून का शासन स्थापित करने में जितनी तत्परता दिखाती है, नागरिकों के मन में कानून के प्रति उतना सम्मान पैदा हो जाता है और कानून के प्रति सम्मान में कानून से शासन को बल मिलता है। अब एक चीज़ यहाँ पर अलग से आपको थोड़ा बताई जा रही है कि नागरिक संस्कृति के दो मुख्य तत्व हैं, वो क्या हैं? एक है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, और दूसरा है कानून के प्रति सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। कहने का मतलब यह है कि सरकार जितना ज़्यादा कानून के आधार पर शासन करेगी, लोग उसके शासन का उतना ही ज़्यादा सम्मान करेंगे। सिंपल सी बात है ना, अगर सरकार कानूनों को तोड़ेगी, कानूनों का उल्लंघन करेगी सरकार, तो जनता इतना सम्मान करेगी? नहीं करेगी सम्मान। तो उसी तरह जुड़ा हुआ है नागरिक संस्कृति में ये गुण कि जितना ज़्यादा कानून का शासन होगा, उतना ज़्यादा कानून के प्रति लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो जहाँ हमने नागरिक संस्कृति को समझ लिया, सिविक संस्कृति को समझ लिया, इसे आप आगे के एक चैप्टर में भी कवर करेंगे, एक चैप्टर में भी हमें इसे पढ़ना है। और तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ लिया तो इनफ हो जाएगा नागरिक संस्कृति का टॉपिक भी आपके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।